अबे संजू साले उठ। मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा देते हो? किसी और को भी रखो ना, तनख्वाह बढ़ाते नहीं हो, काम सारे करवाने। जबान कम चला, हाथ ज्यादा। कमरे से लॉन्ड्री लेकर आ, अखबार देकर आ और हाँ, नाश्ते का ऑर्डर ले लियो। मैनेजर की डांट सुनकर वेटर एक एक करके सभी कमरों का दरवाजा नॉक करके पूछने लगा। हेलो सर, हेलो मैडम, लॉन्ड्री, न्यूज़पेपर, नाश्ता। एक एक करके वेटर ने हर रूम से पूछा। हेलो सर, हेलो मैडम, लॉन्ड्री, न्यूज़पेपर, नाश्ता। 207 वो कमरा जिस पर वेटर नॉक करने वाले थे, उसने नॉक किया। हेलो सर, हेलो मैडम, लॉन्ड्री, न्यूज़पेपर, नाश्ता। कोई आवाज नहीं। बार फिर से नॉक किया। हेलो सर, हेलो मैडम, लॉन्ड्री, न्यूज़पेपर, नाश्ता। इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। वेटर को कुछ सही नहीं लग रहा था। उसने दरवाजे को तोड़ने के इरादे से धक्का मारा तो देखा कि दरवाजे को अंदर से कुंडी नहीं मारी गई थी। वो दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। का मंजर देखते ही उल्टे पांव दौड़ता हुआ मैनेजर के पास गया। मैनेजर और होटल का बाकी स्टाफ इकट्ठा हो गया और वो सब लोग देख रहे थे बेड पर पड़ी एक औरत की लाश को। उस औरत की जुबान जो है वो बाहर लटक चुकी थी और आंखें खुली हुई थी। मैनेजर ने बिना देरी किए पुलिस को इत्तला किया। पुलिस होटल पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सर, ऐसा लगता है कि तकिए से गला दबा के मारा गया है। हाँ भाई मैनेजर साहब, बताओ ये औरत कब आई थी? हाँ, मैनेजर अपने बयान में कहता है कि वो औरत एक रात पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी। रजिस्टर चेक कर रहा हो। रजिस्टर में एंट्री को चेक किया तो मालूम हुआ कि विनोद और नेहा के नाम से वो कमरा बुक था। रेसिडेंशियल एड्रेस के कॉलम में एड्रेस था 610 राम गली, अलीगढ़। मैनेजर ने बताया कि वो दोनों शादीशुदा थे। हाँ भाई, एक एड्रेस लिख। पुलिस ने कंट्रोल रूम में फोन करके एड्रेस वेरीफाई किया। मालूम हुआ कि वो एड्रेस गलत है। पुलिस को उसी समय शक हो चुका था कि जिस नाम से एंट्री की गई है वो नाम भी सही नहीं। रजिस्टर में दिया गया नंबर उस औरत के पति का नंबर मिलाया गया तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। क्या हुआ, कैसे हुआ? जय हिंद सर। सर ये अजीब केस पल्ले पड़ गया हमारा। एड्रेस भी गलत लिखा, नंबर भी ऑफ है, पता नहीं क्या मार चुका है, पति फरार है और ना रूम में ऐसा कुछ मिला जिससे पता लगे हाँ भाई कौन थे, कहाँ से आए थे। सर मेरी तो समझ के बाहर है ये केस। सबूत हो क्या सकता सर? सवाल करते हैं आप लोग। देखो सवाल क्या नहीं है, ऐसे नहीं है, सवाल है क्यों। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक प्रिंसिपल है मोटिव, रीजन। एक बार वो ढूंढना है, फिर पूरा केस साफ हो जाएगा। क्या साफ हो जाएगा सर? जहाँ तो सिर्फ बाल साफ हो रहे सर से। चलो पहला क्लू मिल गया। सैमसन, गाड़ी निकाल, गाड़ी। जय हिंद सर। कहाँ जाना साहब? रूम नंबर 207। इंस्पेक्टर और उनकी टीम एक बार फिर रूम नंबर 207 में मौजूद थे। हर एक सामान को बारीकी से देखा जा रहा था। बाथरूम के शीशे से लेकर टेबल के ड्रॉर्स तक एक एक चीज दोबारा देखी गई। पुलिस के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो उन्हें किसी डायरेक्शन में भेजता। अखार के इंस्पेक्टर और उनका जूनियर रूम में मौजूद चेयर्स पर बैठ गए।
टेबल पर कुछ पुड़िया रखी थी। क्योंकि कमरा सील था इसलिए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया गया। इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा कि वो वेटर को बुलाए और ये सामान क्लियर करे। फॉरेंसिक्स टीम पहले ही पूरा रूम स्कैन कर चुकी थी। पूरी पुड़िया का सैंपल भी उन्होंने ले लिया था। वेटर कमरे में दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर और उनका जूनियर आपस में बातें कर रहे थे कि रूम में ऐसा कुछ मिला जिससे पता लगे हाँ भाई कौन थे। अजीब केस पल्ले पड़ गए हमारे। कि अचानक इंस्पेक्टर की नजर उन पुड़ियों पर गई। इंस्पेक्टर ने वेटर का हाथ रोक दिया। इंस्पेक्टर ने कागज में लिपटी पुड़ियों को उठाया और पुड़ियों से कागज को अलग कर लिया। कागज को गौर से देखते हुए इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। वो कागज रैपिंग पेपर नहीं था बल्कि बिल था। फ्यूल स्टेशन का बिल। बिल पर कुछ लिखा था, शहीद विजेंद्र सिंह फिलिंग स्टेशन, नेशनल हाईवे 8, रेवाड़ी, हरियाणा। एक बिल इस केस में एक नया ट्विस्ट लेकर आया। बिल पर यह एड्रेस इंस्पेक्टर ने पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए गाड़ी निकालने को कहा। सैमसन गाड़ी निकाल, गाड़ी। फिलिंग स्टेशन पर उसका मालिक मौजूद था। स्वागत तो करो हमारा। की टीम ने वहां स्टेशन पर सारे स्टाफ और मालिक की ग्रिलिंग शुरू कर दी। बिल दिखाने पर मालिक ने बताया कि वो बिल उसी की फिलिंग स्टेशन का है। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारा बिल है, तुमने नहीं दिया। अभी समय है, ज्यादा 3-5 मत करो। सर आप बात समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ यह बिल हमारा जरूर है, लेकिन ये दिल्ली कैसे पहुँच गया ये समझ नहीं आई मेरे। क्योंकि ये बिल तो हमारे पास भी नहीं आया अभी तक। तुम्हारा बिल और तुम्हारे ही पास नहीं है। ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो लॉकअप में डाल दूंगा। सर अभी जो सीरियल नंबर हम यूज कर रहे हैं M22211 है। आप जो बिल लेकर आए हो वो तो अभी बस ऑर्डर दिया है हमने। अभी तो वो प्रिंटिंग प्रेस में है और प्रिंटिंग प्रेस वाले या बिल किसी को क्यों देंगे? हमारा बिल है तो बच्चे की रफ कॉपी नहीं है ना कि बच्चे ने इससे नाव बना दी और पानी के रास्ते यहाँ दिल्ली तक आ गई है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का नंबर और एड्रेस दो मुझे अभी। पुलिस की गाड़ी हाईवे से उतर चुकी थी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ रही थी। फ्यूल स्टेशन के मालिक के बताए हुए एड्रेस पर पुलिस की टीम पहुंची और बाहर के बोर्ड पर इंस्पेक्टर की नजर गई। बाहर लिखा था उषा प्रिंटिंग प्रेस। गाड़ी रुकी, पुलिस वाले उतरे। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक दुष्यंत की घबराहट अचानक से बढ़ गई थी। पुलिस वालों ने कंफर्म किया उस फ्यूल स्टेशन का बिल उषा प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा है। पुलिस के सवाल शुरू होते हैं। राम राम भाई साहब। भाई पहाड़गंज चौकी से आए हैं चाय पीना आपके यहाँ के। बात बताओ भाई साहब, ये बिल देखो, यहाँ छपने वाला बिल है। डिलीवरी होनी थी इसकी फ्यूल स्टेशन पे NH8 वाला। डिलीवरी हो गई पहाड़गंज के रूम नंबर 207। कैसे हो गई भाई साहब ये हमें समझ नहीं आ रहा। समस्या सुलझाओ हमारी। मैं कुछ समझा नहीं सर। एक औरत का मर्डर हुआ है, बिल मिला है। जो बिल अभी तक तुमने डिलीवर भी नहीं किया है। क्राइम सीन पर ये बिल कैसे मिला? गुड़िया लपेटी हुई थी इसमें। बताओ कैसे पहुंचा वहां पर? सर आप क्या पूछ रहे हैं? हाँ बिल हमारे ही छपता है और ये भी ठीक है। ये सीरीज अभी डिलीवर नहीं हुई है, 10 दिन बाकी हैं अभी। लेकिन ये मुझे नहीं पता ये होटल कैसे पहुंचा। ये बताओ जो लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं उनमें से कोई गायब तो नहीं है? नहीं सर, सब लोग यहीं पर हैं, कोई गायब नहीं हुआ है। बस एक आदमी है, प्रमोद बहन की शादी में गया हुआ है। ये बात सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली ये कि प्रमोद वही आदमी है जिसने नाम बदलकर पहाड़गंज में अपनी बीवी का मर्डर किया है। दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि प्रमोद सच में बहन की शादी में गया और उसका केस से कुछ लेना देना नहीं हो। शक के बिना पर पुलिस ने थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की। पता चला कि प्रमोद शादीशुदा नहीं है। इसका ये मतलब था कि उस औरत का पति प्रमोद तो हरगिज नहीं था। पुलिस को एक शादीशुदा आदमी की तलाश थी। लेकिन जब प्रमोद के घर का एड्रेस पूछा गया तो पता चला कि उसका घर प्रिंटिंग प्रेस के साथ में ही है। एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं था। पुलिस की टीम दिल्ली से एक पुड़ियों में लिपटे हुए बिल का पीछा करते करते रेवाड़ी तक आ गई। प्रमोद को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से रूल आउट करने के लिए पुलिस ने उसके घर पर एक बार नजर मारने का फैसला किया।
प्रमोद एक रेंटेड कमरे में रहता था। कमरा एकदम साधारण सा था, बस एक बेड, पानी पीने के लिए एक घड़ा था। हर एक सामान को बारीकी से देखा जा रहा था, एक एक चीज की गई। कमरे में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाजा खुला था। अलमारी में कुछ कागजों के बंडल रखे हुए थे। प्रिंटिंग प्रेस से अक्सर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा पेपर वगैरह घर ले आया करते थे। पेपर्स के बीच कुछ बिल भी थे। बिल पीसीओ के थे। आप में से जो लोग वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता देना चाहता हूं कि पहले टेलीफोन बूथ से फोन करने के बाद एक बिल निकलता था। प्रमोद की अलमारी में पीसीओ टेलीफोन बूथ की ढेरों पर्चियां रखी हुई थी। पर्चियों को ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादातर पर्चियां एक दूसरे पीसीओ पर करी हुई कॉल्स की हैं। पुलिस ने उस दूसरे पीसीओ का पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो दूसरा पीसीओ पंजाब के फिरोजपुर में है। एक और लीड और एक नया शहर। पहाड़गंज का केस दिल्ली में हुआ, लेकिन सारी की सारी लीड्स दिल्ली से केस को दूर ले जा रही थी। पुलिस अब भी डाउट में थी। हो सकता था पंजाब के फिरोजपुर वाली ये लीड केस सॉल्व करने की दिशा में एक और कदम होता, या फिर हो सकता था ये एक और कोशिश थी जो पुलिस को ये केस सॉल्व करने से एक कदम और दूर ले जा रही थी। होटल के रूम में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिलना एक इत्तेफाक ही हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी भी थी कि उस औरत और उसके पति ने ये पुड़िया दिल्ली से खरीदी और किसी पूड़ी बेचने वाले ने कागज उन्हें दिया। संभावनाएं बहुत थी। केस अब भी उलझा हुआ था और कातिल की पहचान होनी अब भी बाकी थी। बहरहाल रूम नंबर 207 के फ्यूल स्टेशन के उस बिल ने दिल्ली पुलिस की एक टीम को पंजाब भेजने की वजह दे दी थी। फिरोजपुर जाने का मकसद भी वही था। प्रमोद को सस्पेक्ट्स की लिस्ट से रूल आउट करना। फिरोजपुर के उस पीसीओ वाले ने बताया कि प्रमोद का फोन वहां पर अक्सर आया करता था। पीसीओ बूथ के साथ एक घर था। मिस्टर श्रीवास्तव और उनकी फैमिली रहा करते थे। पीसीओ वाले ने बताया कि प्रमोद हमेशा 2 बार फोन किया करता था। पहला कॉल आने पर पीसीओ वाला श्रीवास्तव साहब के घर फोन करके उन्हें बताता था कि उनके लिए कॉल आया है और वो आकर बात कर लें। दूसरा कॉल 2 मिनट के बाद आता था। तब तक श्रीवास्तव साहब के घर से की बीवी आ जाया करती थी और फोन पर बात कर लेती थी। पीसीओ वाले की बात से ऐसा ही लगा कि मिस्टर श्रीवास्तव शायद प्रमोद के रिश्तेदार हैं। लेकिन प्रमोद को मुजरिम होने के शक से बरी करने के लिए मिस्टर श्रीवास्तव साहब से मिलना जरूरी समझा। मिस्टर श्रीवास्तव से मिलकर उन्हें मालूम हुआ कि बीवी रेशमा घर छोड़कर भाग चुकी है। वो प्रमोद को भी जानते थे, लेकिन प्रमोद का रिश्तेदार नहीं बल्कि किराएदार था, जिसका उनकी बीवी रेशमा के साथ अफेयर था। एक दिन जब श्रीवास्तव जी ऑफिस से लौटे, उन्होंने रेशमा और प्रमोद को ऐसी हालत में पाया। जो हर रात शिलाजीत खाया करे, शिलाजीत आए बिना उसका टनटनाया रहे, शिलाजीत आए बिना उसका टनटनाया रहे, ढचा ढचा ढच ढचा ढच। प्रमोद को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि वो खुद पर काबू नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा। कुछ वक्त के बाद में रेशमा नॉर्मल बिहेव करने लगी थी, लेकिन एक दिन जब आंख खुली तो देखा कि रेशमा चली गई थी। उनके नाम सिर्फ एक चिट्ठी में इतना लिख कर गई थी, जिसमें उसने कहा था कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी बदनामी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पुलिस वालों ने उन्हें उस होटल में मिली औरत की फोटो दिखाई। श्रीवास्तव साहब तस्वीर देखते के साथ रोने लगे। उन्होंने रेशमा से वाकई में सच्चा प्यार किया। प्रमोद अब सस्पेक्ट नहीं था, प्रमोद अब वांटेड था। होटल में पुड़ियों के साथ मिला वो कागज पुलिस को प्रमोद तक ले आया था। दिल्ली पुलिस वापस लौटी। प्रमोद कई दिन से लापता था, न अपने घर आ रहा था, न किसी घर वाले से वो बात कर रहा था। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक ट्रैप छाया, मुखबिरों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया। वो तब अपने घर लौट के रास्ते में था। स्वागत तो करो हमारा। हम हैं नाम से चुलबुल और काम से दबंग।
शहर में कानून है, हम हैं। अभी समय ज्यादा 3-5 मत करो, वरना हम तुम्हारे बदन में इतने छेद कर देंगे कि जब भी सांस लोगे बांसुरी की धुन बजेगी। दिल्ली लाकर प्रमोद से पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की। प्रमोद ने पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल कर रख दी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, मैं उसे, लेकिन मैं क्या करता, वो पति को छोड़ के मेरे घर पर आ गई साहब। मुझे बोली मैं कुछ पैसे लेकर आई हूँ, तू और मैं अब यहीं रहेंगे। मैं सोचा साहब औरत तो दिखने में अच्छी है, मेरे को मजा भी आता था उसके साथ, उसे भी मैं अच्छा लगता था साहब। लेकिन फिर उसके लाए हुए पैसे खत्म हो गए। प्रिंटिंग प्रेस के काम से मेरी कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही थी साहब। ऊपर से उसके नखरे सेठानियों वाले, मैं कैसे उसके शौक पूरे करता साहब। तो मार दिया उसको, दिल्ली ले जाकर मार दिया उसको। नहीं साहब, मैं उसको बोला अपने पति के पास वापस चली जा, तो वो बोली कि मेरे से शादी करना चाहती है। मैं उसको बोला, मना किया मैंने उसको, तो मुझे धमकी देने लगी साहब। बोली मैं घर से भाग के आई हूँ, तुझे किडनैपिंग के केस में फंसवा दूंगी। मैं उसे झूठ बोला साहब कि एटा में बहन की शादी है, और रास्ते में दिल्ली उतर गया साहब, और वहाँ एक होटल में गए, और वहाँ उसके मुंह पर तकिया रखकर मैं उसे मारना नहीं चाहता था साहब, लेकिन मैं क्या करता साहब। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और जो लीड मिलती गई उन पर सूझबूझ के साथ में एक्ट किया। अगर कहीं गलती से भी वो पुड़ियों वाला कागज मिसप्लेस हो जाता, मौत को कभी सजा नहीं मिलती, रेशमा को कभी इंसाफ नहीं मिलता। प्री मेडिटेटेड मर्डर के चार्जेस प्रमोद पर लगाए गए। वास्तव जी ने अपनी बीवी का अंतिम संस्कार किया। इस लव ट्रायंगल में अंत में किसी को भी खुशी नसीब नहीं हुई। ये केस दर्शाता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम कितना कॉम्प्लेक्स है और कितनी मेहनत लगती है एक साधारण से दिखने वाले मर्डर केस को सॉल्व करने में। ये केस खत्म हुआ, लेकिन और भी कई केसेस अभी बाकी हैं। हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।